Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 21 of our course, and in this lecture we will talk about the properties of Fourier series. We have discussed Fourier series and its different representations in previous lectures, and in today's lecture we will talk about some properties of Fourier series. These properties are important because they make the analysis of our signals somewhat easy if our signal has a few characteristics which we will discuss in today's lecture. तो उन characteristics के accordingly इन properties को अगर उन characteristics के साथ combine किया जाए तो हमारे पास अक्सर ये analysis जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है. Moreover, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी, कुछ प्रॉब्लम के सलूशन के लिए भी अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो वो हम ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. The first property about which we will talk about is called linearity. Or the linear combination of say two signals. इस linearity के बारे में या linear combination के बारे में हमने पहले भी बात की थी जब हमने convolution operation की बात की थी. So simply linearity का या linear combination का मतलब ये है कि अगर आप जो है वो सिग्नल्स को आपस में, दो सिग्नल्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप उन सिग्नल्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है. So let's suppose we say that we have two signals. One signal is xt whose Fourier series coefficients are ak's, जो हमने मालूम कर लिए हैं. लेट्स सपोज xt कोई पीरियाडिक सिग्नल था, इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो हैं वो ak हैं. तो ये ak's जो है ये हमने किसी मेथड से मालूम कर लिए. हमने कोफिशिएंट्स डिटर्मिनेशन का जो मेथड है वो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. सो लेट्स सपोज उस मेथड को यूज़ करते हुए हमने इस पीरियाडिक सिग्नल xt के जो कोफिशिएंट्स हैं ak's वो मालूम कर लिए. Similarly, we have another periodic signal which is different from this xt, and that signal is yt, and its Fourier series coefficients are denoted by bk's, where bk's जो हैं वो भी हमने किसी मेथड से मालूम कर लिए हैं. Now the question is कि अगर हम इन दो सिग्नल्स को लीनियरली कंबाइन कर लें किसी तीसरे सिग्नल में, लाइक zt is axt plus byt. So now this zt, which is a third signal, this is a linear combination of these two signals where we have multiplied xt with a and we have multiplied yt with some b, where a and b could be any constants. So question ये है कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा. जो zt के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होंगे, where zt is a linear combination of xt and yt. सो इस केस में zt के जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं वो अगर लेट्स सपोज हम उनको ck से डिनोट करें तो ck k's विल बी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय ak प्लस b मल्टीप्लाइड बाय bk. सो सिंपली इट मीन्स कि जिन स्केलर्स या जिन कांस्टेंट से आपने अपने सिग्नल xt और yt को मल्टीप्लाई किया है उनके कोरेस्पॉन्डिंग फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स भी उन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो xt के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अगर ak's थे तो दे विल बी मल्टीप्लाइड विद capital A because xt in this linear combination was being multiplied with capital A. Similarly yt के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अगर bk's हैं तो इस लीनियर कम्बिनेशन में चूंकि yt कैपिटल B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी कैपिटल B से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो किसी लीनियर कम्बिनेशन
किसी सिग्नल के लिए जो कि लीनियर कम्बिनेशन है, आपको दोबारा से उसके कोफिशिएंट सी के मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कोफिशिएंट्स आपको पहले से मालूम हैं ए के और बी के, आप उसको सिंपली ए और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इस लीनियर कम्बिनेशन में एक्स टी और वाई टी जो हैं वो ए और बी से मल्टीप्लाई, यानी जिस तरह से ये लीनियर कम्बिनेशन है जो जेड टी, उसी अगर इसमें एक्स टी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और वाई टी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके कोफिशिएंट्स में भी जो एक्स टी के कोफिशिएंट हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड विद कैपिटल ए, और जो वाई टी के कोफिशिएंट्स हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड विद कैपिटल बी. सो यू डोंट need to again find the coefficients of this linear combination. Rather you can use this property which says that कि फोरियर सीरीज जो है हमारे पास वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है. इसका मतलब ये हुआ कि जिस लीनियर वे में ये सिग्नल आपस में कंबाइन हुए हैं टू जनरेट दिस जेड टी, इनके कोफिशिएंट्स भी इसी लीनियर फैशन में आपस में कंबाइन होंगे टू जनरेट द कोफिशिएंट सी के ऑफ दिस सिग्नल जेड टी. सो ये एडवांटेज ये है इस प्रॉपर्टी का कि जब आपके पास कोई सिग्नल लीनियर कम्बिनेशन हो किसी दो सिग्नल्स का, तो आपको अलहदा से उस सिग्नल के जो है वो फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसी लीनियर वे में जिस तरह से वो सिग्नल जनरेट हुआ है उसी लीनियर वे में कोफिशिएंट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं. और ये तो हमने जस्ट अभी दो सिग्नल की एग्जांपल ली, बट दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ लीनियर कम्बिनेशन. यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जेड टी में जेड टी जो है, लेट दैट इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट सिग्नल्स, तो आपको फिर जेड के जब कोफिशिएंट्स मालूम करने हैं तो वही जो n सिग्नल्स हैं आपके पास, उन n सिग्नल्स वो n सिग्नल उस लीनियर कम्बिनेशन में जिस तरह से कंबाइन हुई हैं उनके कोफिशिएंट्स भी अकॉर्डिंगली आप कंबाइन करके जेड टी के कोफिशिएंट्स जो हैं ये जनरेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट इफ़ वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी, हमें नए सिरे से किसी लीनियर कम्बिनेशन के कोफिशिएंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी नॉन कोफिशिएंट हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए और ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए कि इस लीनियर कम्बिनेशन में ये सिग्नल किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है, हम उस लीनियर कम्बिनेशन के कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं. The next property about which we will talk about is called time shifting. Now टाइम शिफ्टिंग का जो ऑपरेशन है, टाइम शिफ्टिंग का सिंपली मतलब ये है कि आपने सिग्नल को टाइम डोमेन के अंदर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, उसके अक्रॉस या उसको आपने डिले कर दिया है या एडवांस कर दिया है. यानी एक्स ऑफ टी से यू कैन जनरेट some x of t minus t naught which would be a delayed version of xt, or you can generate x of t plus t naught which would be an advanced version of signal xt. So एक चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप टाइम शिफ्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो सिग्नल का टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होता. ठीक है. सो टाइम शिफ्टिंग का ऑपरेशन सिग्नल के टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता. मसलन फॉर एग्जांपल ओरिजिनली आपका एक्स टी फर्ज करें -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है. अगर आप इसको 3 यूनिट्स शिफ्ट कर देंगे टाइम डोमेन के अंदर तो इस सिग्नल का हर पॉइंट 3 से शिफ्ट हो जाएगा. यानी -1 वाला पॉइंट 2 पे चला जाएगा और 1 वाला पॉइंट जो है वो 4 पे चला जाएगा. लेकिन इस ऑपरेशन ने आपके सिग्नल का टाइम पीरियड जो है उसको चेंज नहीं किया. पहले भी जो आपकी सिग्नल की ड्यूरेशन थी वो 2 यूनिट्स थी व्हेन इट वाज फ्रॉम -1 टू +1, और अगर वो 2 से 4 है तो तब भी उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 यूनिट्स की है और उसका टाइम पीरियड जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा. सो जब आप इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं टाइम शिफ्टिंग को, तो सिग्नल का जो टाइम पीरियड है दैट डज नॉट चेंज. Now what about the Fourier series coefficient? So let's suppose we define this yt which is the shifted version of xt which is x of t minus t naught. So हम इस yt के coefficients जो हैं ये मालूम करना चाहते हैं.
सो वाई टी के कोफिशिएंट मालूम करने के लिए वी विल पुट दिस वाई टी इनटू दिस इंटीग्रल, जो कि कोफिशिएंट डिटरमिन करने के लिए हमारे पास इंटीग्रल था जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एंड इट इज डिफाइंड एज बी केज लेट्स सपोज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y so bk will be 1 upon t x of t minus t naught e raised to power minus j k omega naught t dt। ये डेफिनेशन है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम करने के लिए किसी भी सिग्नल की। अगर हमारे पास x t सिग्नल है तो a के जो है वो 1 अपॉन टी x ऑफ t e रेज टू पावर माइनस j k ओमेगा नॉट t dt। तो यहाँ पे आप y t आपके पास x ऑफ t माइनस t नॉट है, सो दिस इज x ऑफ t माइनस t नॉट e रेज टू पावर माइनस j k ओमेगा नॉट t। सो ये कोफिशिएंट हमने b के इसके मालूम करने हैं। So to determine these coefficients we make a substitution, we put let's suppose tau is t minus t naught, so that कि यहाँ पे हमें जो है वो x t या x tau चाहिए। so जब t minus t naught tau की इक्वल होगा तो here it would be x of tau, और यहाँ पे t जो होगा आपके पास इसमें t it will be equals to tau plus t naught। so अगर आप इसको tau plus t naught यहाँ पे पुट कर दें तो ये जो e raised to power minus j k omega naught t naught term है, this can be written outside the summation because this integral is upon tau, so rest whatever this is, these are the coefficients of xt। xt की remember that कि xt की जो coefficients आपके पास होते हैं वो उनका यही फार्मूला है कि 1 upon t x of tau e raised to power minus j k omega naught tau d tau। so this integral is basically the 1 upon t and e raised to x of tau e raised to power minus j k omega naught tau d tau। these are the Fourier series coefficients of xt। so let us call these coefficients as a case, so rest is b case will basically be equals to e raised to power minus j k omega naught t naught into a k। so when you shift a signal in the time domain तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के साथ क्या होता है कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो आपके पास सिग्नल एक्स टी के थे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं विद ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट से, ठीक है। और वो आपको जो फॉर एग्जांपल x ऑफ t से जब आप x ऑफ t माइनस 3 जनरेट करते हैं, एक ऐसा सिग्नल जनरेट करते हैं जो टाइम डोमेन के अंदर 3 यूनिट्स जो है वो डिले हो जाता है, तो उस नए सिग्नल के जो कोफिशिएंट्स होंगे दे विल बी e रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एंड 3, क्योंकि t नॉट इज इक्वल्स टू 3 और a के जो कोफिशिएंट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अगर x t के कोफिशिएंट फॉर एग्जांपल a केज हैं तो x ऑफ t माइनस टी नॉट के कोफिशिएंट जो होंगे दे विल बी e रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट ए के, और ओमेगा नॉट को ऑब्वियसली आप 2 पाई ओवर टी भी पुट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर आप ओमेगा नॉट को 2 पाई ओवर टी पुट करें तो दिस विल बी रेज टू पावर माइनस जे के 2 पाई ओवर टी इंटू टी नॉट ए के। वन थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर हेयर के इन दोनों कोफिशिएंट्स ए केस और बी केस के जो मैग्नीट्यूड है दैट रिमेन सेम, बिकॉज अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, बिकॉज ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इज कोसाइन के ओमेगा नॉट टी नॉट माइनस जे साइन के ओमेगा नॉट टी नॉट, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो दिस विल बी कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ 1। सो मैग्नीट्यूड इन दोनों कोफिशिएंट का आपके पास सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, चाहे आप डिले करें या आप उसका एडवांस्ड वर्जन लें, तो जो उसके कोफिशिएंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड वही रहता है जो ओरिजिनल कोफिशिएंट्स का था, यानी टाइम शिफ्टिंग के ऑपरेशन से कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। However, one thing will change and that thing is basically phase। phase जो है वो चेंज होगा क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट ये जो टर्म है ये फेज के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। सो वी कांट से कि फेज ऑफ बी केज इज सेम एज फेज ऑफ ए के, फेज विल बी डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कोफिशिएंट विल बी सेम। सो टाइम शिफ्टिंग का जो ऑपरेशन है वो कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन वो फेज को चेंज कर देता है। सो जब आप सिग्नल को डिले करेंगे या एडवांस करेंगे टाइम डोमेन के अंदर तो उसके जो रिजल्टेंट
डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं उनका फेज चेंज हो जाएगा. फेज विल नॉट रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल सिग्नल फेज ऑफ दोज कोफिशिएंट्स, बट the magnitude of those coefficients will remain same because e raised to power minus j k omega naught t naught का अगर हम magnitude लें तो that gives us 1. So that's why कि b के magnitude is same as a के magnitude, but phase is different. Okay, the next property about which we will talk about is called time reversal. Time reversal operation, as you already know, टाइम रिवर्सल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी सिग्नल आपके पास है कोई एक्स ऑफ टी, आप उसका एक मिरर इमेज लेते हैं अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, सो यू रिफ्लेक्ट दैट सिग्नल अराउंड द वर्टिकल एक्सिस. सो अगेन दिस ऑपरेशन डज नॉट चेंज द पीरियड ऑफ द सिग्नल, क्योंकि सिग्नल अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिनली 1 से 4 तक एग्जिस्ट कर रहा था एक्स ऑफ टी, तो अगर आप इस एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ माइनस टी जनरेट करेंगे तो दैट विल एग्जिस्ट फ्रॉम -1 to -4, बट इट्स ड्यूरेशन एंड टाइम पीरियड विल ऑलवेज रिमेन द सेम. So this operation again does not change the time period of the signal, this operation of time reversal. So now let's see what about the Fourier series coefficients. So if we have a signal say y of t, which is the time reversed version of x of t, so y of t is x of minus t. So what will happen to the coefficients of the Fourier series? Let's suppose xt as Fourier series coefficient a case. So what would be the coefficients of x minus t? So x minus t Fourier series coefficient can be determined like this. X of minus t is a k e raised to power minus j k 2 pi t over capital T, and we can make this substitution k is equals to minus m just to put here, just to get here a minus sign and here a positive sign. So then it will become a minus m e raised to power j 2 pi m t over capital T. So it means that the Fourier series coefficients of the reversed version of x of t are bk's, and they are basically equals to a minus k. So basically आपके पास जो b1 होगा that will be a minus 1, b2 will be a minus 2, b3 will be a minus 3 and so on so forth. So जिस तरह से सिग्नल टाइम रिवर्स्ड हो गया टाइम डोमेन के अंदर xt से x minus t बन गया, इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के साथ भी यही होगा. So Fourier series coefficients of the time reversed part of xt, a time reversed version of xt, will be minus of the Fourier series coefficient of the original signal. Yani b of 1 is a of minus 1, b of 2 is a of minus 2, similarly b of minus 1 is a of 1, b of minus 2 is a of 2 and so on so forth. An interesting case here is for a signal which is even. We know that a signal is even if x of t is same as x of minus t. मसलन अगर आपके पास इस तरह का एक सिग्नल है जो कि लेट्स सपोज एग्जिस्ट करता है फ्रॉम से -1 to +1, तो ये सिग्नल जो है दिस इज एन इवन सिग्नल. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको रिफ्लेक्ट भी करेंगे यू विल गेट बैक द सेम सिग्नल. ये अगर x ऑफ t है तो इससे जब आप x ऑफ माइनस टी जनरेट करेंगे वो भी एग्जैक्टली इसी तरह का सिग्नल होगा. सो दिस इज एन इवन सिग्नल. सो इवन सिग्नल के लिए जो इसके a केज होंगे दे विल बी सेम एज a ऑफ माइनस के, विच मीन्स के a ऑफ 1 इज सेम एज a ऑफ minus 1, a of 2 is same as a of minus 2, a of 3 is same as a of minus 3 and so on so forth if your signal is even. रिमेंबर दैट कि फोरियर सीरीज़ के अंदर जब हम कोफिशिएंट्स डिटरमिन करते हैं तो हमें जो भी नॉन ज़ीरो फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स होते हैं वो पॉजिटिव के लिए भी मालूम करने होते हैं, नेगेटिव के लिए भी मालूम करने होते हैं. यानी अगर लेट्स सपोज किसी सिग्नल के 7 फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हैं, a0, a1, a2, a3 एंड सिमिलरली a-1, a-2, a-3, तो आपको ये सारे कोफिशिएंट्स जो हैं ये डिटरमिन करने पड़ेंगे उस सिग्नल के लिए.
जनरली स्पीकिंग। लेकिन अगर वो सिग्नल इवन है तो यू ओनली नीड टू कंप्यूट दोज कोफिशिएंट्स फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, यानी आपको a0, a1, a2 और a3 मालूम करने की ज़रूरत है। a-1, a-2, a-3 ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएंगे बिकॉज a-1 is same as a1, a-2 is same as a2, a-3 is same as a3। सो आपको सिर्फ हाफ ऑफ दोज कोफिशिएंट्स जो हैं वो मालूम करने की ज़रूरत है अगर आपके पास सिग्नल जो है वो इवन है। सिमिलरली इफ सिग्नल इज ऑड, और ऑड सिग्नल की ये डेफिनेशन है कि x ऑफ t इज माइनस x ऑफ माइनस t। और आर्ट सिग्नल किस तरह का होता है ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट जस्ट टू अगेन रिमाइंड यू कि फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है आपके पास इस तरह का, लेट्स सपोज -1 से जो है वो 1 तक एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्ट सिग्नल। ठीक है, सो इस सिग्नल को जब आप टाइम रिवर्स करेंगे तो दिस इज the negative x of t is minus of x of minus t। so Fourier series coefficients जो होंगे वो इसके a k will be equals to minus a minus k, यानी a1 will be equals to minus of a minus 1, a2 will be equals to minus of a minus 2, similarly a3 will be equals to minus of a minus 3 and so on so forth। और यहाँ पे भी again if your signal has this property, if your signal is odd, तो यहाँ पे भी आपको आधे कोफिशिएंट्स ही मालूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे जो हैं वो ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दैट, यानी a-1 इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1, सिमिलरली a-2 इज़ माइनस ऑफ a2 एंड a-3 इज़ माइनस ऑफ a3। सो वो आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सारे कोफिशिएंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू डिटरमिन half of those Fourier series coefficients if your signal is odd, और बाकी जो हाफ हैं वो ज़ाहिर है they would be negative of those। इसी तरह से अगर इवन है तो तब भी आपको ये मालूम करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आर्ट सिग्नल की हमने जब आर्ट सिग्नल को जब हमने डिफाइन किया था तो आर्ट सिग्नल की डेफिनेशन ये थी कि आर्ट सिग्नल जो है वो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0। ओरिजिन पे ये सिग्नल 0 होना चाहिए, यहाँ पे ये सिग्नल जो है वो 0 होता है या 0 होना चाहिए। अगर कोई सिग्नल ओरिजिन पे 0 नहीं है तो देन इट कैन नॉट बी एन ऑड सिग्नल। सिमिलरली अगर हम ये जो हमने आर्ट के लिए फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप लिखा है a ऑफ k इज माइनस a ऑफ माइनस k, इसमें लेट्स सपोज हम k को 0 पुट करें तो वी विल गेट a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस a ऑफ माइनस 0, या 0 तो एक ही चीज़ है। सो a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस a ऑफ 0। नाउ दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। a ऑफ 0 जो है वो a ऑफ माइनस 0 के इक्वल जो है वो कब होगा? दिस इज अ क्वेश्चन which you should think a little bit, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि कब जो है वो आपके पास a ऑफ 0 will be equals to minus a of 0। now this equation will not be satisfied for any value except for a naught is equals to 0, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल ये अज्यूम करें कि a naught की वैल्यू 5 है तो ये दिस इक्वेशन सेज दैट 5 इज इक्वल्स टू -5 विच इज़ नॉट ट्रू। सिमिलरली अगर आप अज्यूम करें a naught की वैल्यू जो है वो -3 है तो दिस इक्वेशन सेज -3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3 which is +3 which is again not equals to true। so this equation can only be satisfied when a naught is equals to 0। अगर a naught 0 होगा तो 0 को हम कह सकते हैं 0 is equals to minus of 0, but except 0 कोई और वैल्यू ऐसी नहीं है जहां पे आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सके। सो आर्ड सिग्नल के लिए प्लीज रिमेंबर दैट कि अगर आपको ये कहा जाता है कि कोई सिग्नल आर्ड है तो उसका जो a naught है which is Fourier's which is the DC coefficient, और वो DC coefficient मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। You can simply write a naught as equals to 0 because of what? Because of this that the signal is odd। जब भी सिग्नल odd होगा तो उसका Fourier series coefficient या DC coefficient a naught जो है वो हमेशा 0 होगा। And this also makes sense,
ठीक है। आपको पता है कि हमने ए नॉट जो है वो जब डिफाइन किया था डीसी कोफिशिएंट, तो उसमें हमने ये कहा था कि डीसी कोफिशिएंट क्या होता है। डीसी कोफिशिएंट जो है वो ये होता है कि सिग्नल की एवरेज वैल्यू एक पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जो है ये सिग्नल आपके पास, ये उसका एक पीरियड है जो यहाँ पे शो किया गया है, तो इसकी हम एवरेज वैल्यू फाइंड करें अगर एक पीरियड के अंदर, तो वो एवरेज वैल्यू जो है वो डीसी कोफिशिएंट की इक्वल होती है। अब आर्ट सिग्नल जो है वो एक साइकिल में या एक पीरियड में जितना उसका पोर्शन नेगेटिव होता है इतना ही पोर्शन पॉजिटिव होता है। सो जितना पोर्शन नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो जब आप इसकी एवरेज वैल्यू मालूम करेंगे तो दैट शुड कम आउट टू बी ज़ीरो, क्योंकि जितना एरिया इसका नेगेटिव है उतना ही एरिया पॉजिटिव है, तो इस वजह से ए नॉट जो है वो आर्ट सिग्नल के केस में हमेशा ज़ीरो होगा। सो इफ़ यू आर गिवन that the signal is odd, then you don't need to compute the DC coefficient. You can directly write that A naught is equals to 0 because the signal is odd. Odd signal के केस में हमेशा जो DC coefficient होगा वो 0 होगा। Okay, so now let's discuss another operation which is called time scaling. So हमने एक तो पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस की वो लिनियरिटी की थी, उसके बाद हमने टाइम शिफ्टिंग, time reversal and now time scaling. So remember that all these three operations are those operations which we perform on the independent variable. ये सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो बेसिक हमने सिग्नल जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सिग्नल को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, आइदर इट कुड बी टाइम शिफ्टेड और इट कुड बी टाइम स्केल और इट कुड बी टाइम रिवर्सल। तो ये तीन बेसिक ऑपरेशंस थे। तो उन्हीं ऑपरेशंस के हवाले से हम ये फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उससे फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो टाइम स्केलिंग का जो ऑपरेशन है, टाइम स्केलिंग का ऑपरेशन, प्लीज़ रिमेंबर दैट चेंजेस द पीरियड ऑफ द सिग्नल, दैट चेंजेस द ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल। मसलन एक सिग्नल जो है वो अगर -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है x ऑफ t, और आप इसको x ऑफ 2t बना दें तो इसकी ड्यूरेशन उससे आधी रह जाएगी। देन इट विल एग्जिस्ट फ्रॉम -½ टू +½ सो जब -½ से +½ तक ये सिग्नल हो जाएगा, इसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। तो इसी तरह से जो इसकी नेक्स्ट अकरेंस है उसकी ड्यूरेशन भी इसी तरह से कम हो जाएगी। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। सो टाइम स्केलिंग का ऑपरेशन जो है वो सिग्नल के टाइम पीरियड को चेंज कर देता है। जो प्रीवियस हमने ऑपरेशन डिस्कस किए विच वर टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल, उसमें सिग्नल के पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिग्नल का जो पीरियड है वो चेंज हो जाता है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल एक्स टी जो है दैट इज पीरियडिक विद पीरियड टी, तो एक्स ऑफ अल्फा टी विच इज टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ दैट एक्स टी, दैट वुड बी पीरियडिक विद द पीरियड t upon alpha, and fundamental frequency will will be alpha time omega naught. So if for example alpha is greater than 1, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल अल्फा इज 2, तो इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल एक्स टी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी दैट वाज ओमेगा नॉट। However, interesting thing is this कि टाइम स्केलिंग का जो ऑपरेशन है that does not change the Fourier series coefficients. So xt के और x alpha t के जो Fourier series coefficients हैं they remain the same. xt के Fourier series coefficient अगर a के हैं तो x of alpha t के Fourier series coefficient will also remain as a k. So time scaling operation does not change the Fourier series coefficients. However, it changes the Fourier series representation. Fourier series representation फिर भी इस केस में चेंज हो जाएगी। और Fourier series representation क्यों चेंज हो जाएगी? Fourier series representation इस वजह से चेंज हो जाएगी because the fundamental frequency has been changed. Remember that कि जब भी हम सिग्नल को Fourier series से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं with the help of harmonically related complex exponentials, और उन complex exponential की कोई fundamental frequency होगी जो first harmonic component हम जो होते हैं, फिर उसके बाद second harmonic, third harmonic जो उस fundamental frequency का multiple होते हैं।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप अल्फा को 2 ले लें तो अब इस टाइम स्केल वर्जन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल बी 2 ओमेगा नॉट इंस्टेड ऑफ ओमेगा नॉट। सो सिंस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल चेंज, सो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइम स्केल वर्जन विल चेंज, ऑल्दो कि फोरियर कोफिशिएंट्स चेंज नहीं हुई है। फोरियर कोफिशिएंट्स वही हैं जो एक्स टी के हैं, लेकिन इस सिग्नल को जब आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने दो इक्वेशन सिंथेसिस और एनालिसिस इक्वेशन डिस्कस की थी, जो फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे आप फोरियर कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की मदद से अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई है तो अब इस वजह से रिप्रेजेंटेशन जो होगी दैट वुड बी डिफरेंट देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स टी। Okay, the next important property which is called conjugation and conjugate symmetry. So let's first talk about के what is conjugation. So conjugation का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी सिग्नल है xt, तो xt जो सिग्नल है अगर आप उसका complex conjugate लें तो then this process is called conjugation. So xt कोई सिग्नल है, अगर आप उस सिग्नल का complex conjugate ले लें तो that will be the that is denoted by this x steric t, and this is called the complex conjugate of xt. So if xt has Fourier series coefficient a k's, तो इसका जो complex conjugate है x conjugate t, that will have a Fourier series coefficient a star and minus k. a star means कि इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स का भी आपने कंजुगेट लेंगे। एक तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक तो ए केस जो हैं वो ए माइनस के में चेंज हो रहे हैं, यानी a1 विल बी इक्वल्स टू a माइनस 1 कंजुगेट जो इस सिग्नल का होगा। ठीक है, सो आपने एक तो इसका टाइम इन इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का जो इंडेक्स है वो भी k से माइनस के चेंज हो रहा है, और दूसरा जो है वो आपके पास ये कंजुगेट हो रहा है। यानी अगर आपके पास a k जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो ये एक्स टी के फॉर एग्जांपल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है ए केस विच आर कम्प्लेक्स नंबर्स, तो अगर आपने एक्स कंजुगेट के जो कि एक्स टी का कम्प्लेक्स कंजुगेट है उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आप उन ए केस का कंजुगेट लेंगे और मोर ओवर इस के को माइनस के से भी रिप्लेस करना है, यानी जो आपके पास a1 है इस केस में वो यहाँ पे a माइनस 1 कंजुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, सो ये दो ऑपरेशंस जो हैं ये आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे व्हेन योर सिग्नल गोज अंडर कम्प्लेक्स कंजुगेशन। हाउएवर इसमें एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि अगर आपके पास एक्स टी जो है वो रियल है। अब रियल क्या होता है? रियल सिग्नल वो होता है वेयर वी हैव रियल एंड फॉर एग्जांपल वी आल्सो अज्यूम दैट इट इज इवन। तो अगर आपके पास एक्स टी रियल और इवन है तो एक्स टी विल बी सेम एज एक्स ऑफ माइनस टी। इवन की डेफिनेशन ये है कि एक्स माइनस टी आपस में इक्वल होते हैं, ये डेफिनेशन है इवन की। तो इसके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे दे विल बी conjugate symmetric, which means के xt के जो coefficients हैं let's suppose a minus k, that will be same as a k conjugate. So if xt is even तो a k is same as a minus k, so इसका मतलब है a k conjugate will be same as a k. So for a real and even signal a k conjugate जो होंगे वो सेम होंगे a के। अब कोई कम्प्लेक्स कंजुगेट कब जो है वो ओरिजिनल की इक्वल होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। बट इफ योर सिग्नल इज रियल एंड इवन देन वी गेट दिस रिलेशनशिप ए के कंजुगेट इज सेम एज। तो नाउ लेट्स टेक हियर थ्री डिफरेंट केसेस। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो वो उस कम्प्लेक्स नंबर की तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला केस ये हो सकता है कि वो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हो 3 + 4j। इसका क्या मतलब है कि इट हैज़ अ नॉन ज़ीरो रियल पार्ट, इट हैज़ अ नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। इट्स रियल पार्ट इज़ 3, इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ 4। सो इस z का, ये अगर लेट्स सपोज z है 3 + 4j, अगर हम इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 - 4j। नाउ ये z और इसका जो कम्प्लेक्स कंजुगेट है या दिस z इज नॉट इक्वल्स टू
जेड नॉट, ठीक है। ये जेड नॉट माइनस जेड नॉट की इक्वल नहीं होता। सो बल्कि पहले हम लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस थिंग एंड देन कम टू दिस। सो अगर आपके पास सिग्नल जो है वो रियल है और आर्ड है तो एक्स ऑफ टी इज माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये आर्ड सिग्नल की डेफिनेशन है। सो आर्ड सिग्नल के केस में भी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि ए केज आर इक्वल्स टू माइनस ए माइनस के। सो इसमें अगर हम ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी भी पुट करें तो देन वी गेट दिस रिलेशनशिप ए के इज इक्वल्स टू माइनस ए के कॉन्जुगेट। सो अगर आपके पास सिग्नल जो है वो रियल है और आर्ड है तो इसके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे ए केज, दे विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, माइनस ए के कॉन्जुगेट की इक्वल होंगे रियल, अगर आपके पास सिग्नल जो है वो रियल और आर्ड है। तो अब ये देखते हैं हम कि कब ए के माइनस ए के कॉन्जुगेट के इक्वल होते हैं। सो केस वन हमारे पास ये है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4j हो तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज 3 - 4j, बट इट्स कॉन्जुगेट इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस नंबर। z कॉन्जुगेट हमारे पास है 3 - 4j, अगर हम माइनस ऑफ जो है सॉरी z is not equals to minus of z conjugate, because minus of z conjugate अगर हम लेंगे तो that will be -3 + 4j and that is not equals to z which is 3 + 4j। so इसका मतलब है कि ये इस सिचुएशन में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो रही। नाउ लेट्स सपोज दूसरा केस ये लेते हैं कि हमारे पास z जो है वो उसका इमेजनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 है। कम्प्लेक्स नंबर की मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि उसका रियल और इमेजनरी दोनों नॉन ज़ीरो हो, एक ये हो सकता है कि इमेजनरी नॉन ज़ीरो हो, और एक ये हो सकता है कि उसका रियल पार्ट नॉन ज़ीरो हो। सो केस 2 इज़ व्हेन इमेजनरी पार्ट इज़ ज़ीरो ओनली वी हैव रियल पार्ट। सो अब हम इसका अगर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू सेम, क्योंकि कोई इमेजनरी पार्ट आपके पास है नहीं। अभी भी आपके पास z is not equals to minus z conjugate because minus z conjugate is -3 और z is equals to 3, so 3 और -3 आपस में equal नहीं होते। Now let's talk to let's take the third case, and third case is कि अगर real part 0 है इस complex number का, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर इसका real part 0 है तो z will simply be equals to 4j and now z conjugate will be equals to -4j and now only z is equals to -z conjugate, जो कि यहाँ पे a k is equals to -a k conjugate या z is equals to -z conjugate, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप बन रहा था जब आपके पास सिग्नल रियल और आर्ड था, तो ए के इज सेम एज -a के कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये सिर्फ इस केस 3 के केस में ही पॉसिबल है, ये केस 2 में भी पॉसिबल नहीं है और केस 1 में भी पॉसिबल नहीं है। और केस 3 हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये z है इसका रियल पार्ट 0 है, या हम ये कह सकते हैं कि z इज़ प्योरली इमेजनरी। सो अगर आपके पास सिग्नल आर्ड होगा और रियल भी होगा, xt इज रियल एंड आर्ड, तो इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स विल बी प्योरली इमेजनरी, यानी ये इस तरह के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे जो हमारे पास केस 3 में हैं, जिनमें कोई रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इमेजनरी पार्ट होंगे, क्योंकि तभी ये रिलेशनशिप आपके पास होल्ड कर सकता है कि ए के इज सेम एज -a के conjugate and also a naught will be equals to 0 in this case। वो उसकी वजह भी वही है कि अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें जो k को, तो a0 इज -a0, तो a0 इज -a0 वाली इक्वेशन कभी आपके पास सेटिस्फाई नहीं होगी अगर आपके पास जब तक a naught जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। Okay, the last property about which we will talk about is called Parseval's relationship. Parseval's relationship provides us a way, a method. This is a method to determine the average power of a periodic signal. So it states that the average power of a periodic signal can be determined by this relationship. This is average power in one period of a periodic signal, and this is given as the square of its
फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सम्ड अप फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो अगर आपने किसी सिग्नल की एवरेज पावर मालूम करनी हो तो आप जो है वो उस सिग्नल के लिए उसके जितने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हैं उनको स्क्वायर करके सम कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू द एवरेज पावर इन ऑफ दैट सिग्नल। एंड उसको प्रूव करना भी बहुत आसान है। एक्स टी इज ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी की इक्वल होता है इक्विवेलेंट फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। सो अगर हम इसको स्क्वायर कर लें तो दिस विल बी ए के स्क्वायर ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी स्क्वायर। अब ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1 बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू कोसाइन के ओमेगा नॉट प्लस जे साइन के ओमेगा नॉट, और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कोसाइन स्क्वायर k omega naught t plus sin square k omega naught t, so that will be equals to 1. So rest you are left only with a k square. So a k square और इस इंटीग्रल को जब आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर वन पीरियड, तो इससे भी आपको एक कैपिटल टी मिलेगा। वो कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी कैंसिल हो जाएंगे। सो रेस्ट यू आर लेफ्ट विद ए के स्क्वायर। सो इस तरह से ये सिग्नल की एवरेज पावर है। सो अगर किसी सिग्नल की एवरेज पावर आपने मालूम करनी हो तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन डिटरमिन द एवरेज पावर ऑफ दैट सिग्नल बाय स्क्वेयरिंग इट्स कोफिशिएंट एंड समिंग अप ऑल नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स। अब ये जनरली तो हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये समेशन लिखी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ज़रूरत नहीं होती कि बिकॉज ओनली वी हैव अ फ्यू नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स। सो जो भी नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स हैं उस सिग्नल के लिए उनको आप स्क्वायर करें और सम अप कर लें तो दैट gives you the average power in the of that signal. So this was the Parseval's relationship. So with this we have come to the conclusion of our today's lecture. आज के लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज प्रॉपर्टीज डिस्कस की, लिनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, time reversal, conjugation and conjugate symmetry, and Parseval's relationship. So these properties, as I said earlier, that these properties are useful to solve many problems, and they are also useful to get some useful forms. For example, अगर हमें ये पता चल जाता है कि कोई सिग्नल इवन है या ऑड है तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, जैसा कि मैंने लेक्चर के दौरान कहा कि आपको सारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती, यू जस्ट नीड टू डिटरमिन हाफ ऑफ दैट। सो ये इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का जो है वो एक का फ़ायदा है कि इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमारा जो कंप्यूटेशन टास्क है वो कम हो जाता है। सो होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।